प्यारे छात्रों, कैसे हैं आप सभी? अच्छे हैं? चलिए आगे की ओर चलते हैं। आज अंतिम मतलब जो कक्षा हमने ली उसमें हमने स्वर संधि को पूरा कंप्लीट किया। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि संधि, पररूप संधि, पूर्व रूप संधि, प्रकृति भाव संधि, इन स्वर संधि के सारे भेदों का वर्णन किया। आज हम पढ़ने जा रहे हैं व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। चलिए व्यंजन संधि। जब किसी व्यंजन वर्ण को उसके आगे के व्यंजन वर्ण के साथ जोड़ा जाए, अभी तक हमने स्वर को जोड़ा, अब बात करेंगे हम व्यंजन को। जब किसी व्यंजन वर्ण को उसके आगे के व्यंजन से जोड़ा जाए उसे व्यंजन संधि कहते हैं। व्यंजन संधि में दो व्यंजन मिलकर एक नया वर्ण बनाते हैं। व्यंजन संधि को मुख्य रूप से जश्त्व संधि, अनुनासिक संधि, इष्टुत्व संधि आदि भेदों में बांटा गया है। व्यंजन संधि जब दो व्यंजनों को आपस में जोड़ा जाता है तब व्यंजन संधि कहलाती है। पहला इष्टुत्व संधि, इसका सूत्र है स्तोष्टुनाष्टु। इस तरह पे दिख रहे हैं ना आपको ये स, जहां पे कर्सर है वो देखिए, स यानी स और त यानी त वर्ग। फिर कर्सर पे ध्यान दीजिए, कंटिन्यू, श यानी श और चू यानी च वर्ग, स त वर्ग, श और च वर्ग। अब देखिए सकार यानी स तथा त वर्ग यानी त थ द ध न से पहले या बाद में यदि शकार श या च वर्ग यानी च छ ज झ य आने पर स को श तथा त वर्ग को च वर्ग हो जाता है। कॉन्सेप्ट क्लियर? यदि स तथा त वर्ग के आगे या पीछे श या च वर्ग आता है तो स को श में बदल देंगे। ये जो स है ना, दंत्य स, इसको तालव्य श में परिवर्तन करेंगे। त को च में, थ को छ में, द को ज में, ध को झ में और न को य में, मतलब क्रमशः त को च में, आवाज नहीं आ रही, जोर से बोलिए, त को च में, थ को छ में, द को ज में, ध को झ में और न को य में। वापिस से बोलते हैं, स को श में, त को च में, थ को छ में, द को ज में, ध को झ में और न को य में परिवर्तन कर देते हैं। देखिए देवस प्लस शेते, इस स को किस में चेंज करोगे? श में, बनेगा देवस शेते। तत्, त को किस में चेंज करना था? च में, त को च में, त को च में, बना तच्छत्रम। स को तालव्य श में, दंत्य स को तालव्य श में, बना रामश्येते। स को तालव्य श में, देवश चिनोति। बस सिर्फ त वर्ग को स को चेंज करना है, बाकी पूरा यूं का यूं रहता है। त को च में, देखिए सच्चित, जो ये त था वो च में परिवर्तन हो गया, जो चित था वो तो यूं का यूं लिखने में आ गया, सच्चित। त को च में, उज्ज्वला। क्लियर हो गया? यदि स यानी दंत्य स के बाद में त वर्ग हो तो उसको दंत्य स को तालव्य श में और त वर्ग को क्रमशः छ वर्ग में चेंज कर देते हैं, यानी त को च में, थ को छ में, द को ज में, ध को झ में और न को ञ में। नेक्स्ट इष्टुत्व संधि। इष्टुनाष्टुः, यदि दंत्य स या त वर्ग पूर्व या बाद में श विद्यमान हो तो स को श तथा त वर्ग को ट वर्ग हो जाता है। उसमें इष्टुत्व संधि में हमने स दंत्य स, स्लेट वाला स है ना, दंत्य स तथा त वर्ग के आगे या पीछे यदि तालव्य श यानी शलजम या च वर्ग था तो हमने दंत्य स
और त वर्ग को तालव्य श और च वर्ग में परिवर्तन किया था। ष्टुत्व संधि में दंत्य स या त वर्ग आ जाए तो इस दंत्य स को तो मूर्धन्य श में और त वर्ग को क्रमशः ट वर्ग में चेंज कर देंगे। यानी त को ट, ठ को ढ, ड को ड, ध को ढ, न को न। ट ठ ड ढ ण, ट ठ ड ढ ण, ट ठ ड ढ ण, ट ठ ड ढ ण। और इस स को मूर्धन्य श में। रामस प्लस षष्टः, रामस षष्ट है, रामस प्लस षष्ट है तो दंत्य स को मूर्धन्य श में। देखिए रामस षष्ट है। द को ड में, त थ द तीसरा वर्ण है ना, और ट वर्ग का तीसरा वर्ण ट ठ ड। देखिए इस ड को किस में चेंज किया, ड में। श न, न अंतिम वर्ण, ट वर्ग का अंतिम वर्ण ण, कृष्णः। त को ट में बनेगा तट्टिका। स को देवस के स को मूर्धन्य श में बना देवष्टिकते। ईश प्लस तह, त को ट में बना ईष्टः। जषत्व संधि झलाम झषो अन्ते। जषत्व संधि झलाम झषो अन्ते। यदि वर्णों के प्रथम अक्षर क च ट त प का मेल किसी स्वर या वर्ण के तीसरे चौथे व्यंजन में से किसी से भी हो तो क्रमशः क को ग में, च को ज में, ट को ड में, त को द में और प को ब में चेंज कर देते हैं। फिर से बोलते हैं, क को ग में, ये देखो वर्ग का प्रथम वर्ण है, ये वर्ग के प्रथम वर्ण है और ये वर्ग के तीसरे वर्ण है। ये वर्ग का तीसरा वर्ण है। देखो क ख ग, च छ ज, ट ठ ड, त थ द, प फ ब। ये जो है ये प्रत्येक वर्ग के तीसरे वर्ण है। ऊपर वाले जो है वो प्रत्येक वर्ग का प्रथम वर्ण है। यानी प्रथम वर्ण को तीसरे वर्ण में चेंज कर देना है। क को ग में, च को ज में, ट को ड में, त को द में और प को वर्ग में, उसी वर्ग के तीसरे वर्ण में। प्रथम वर्ण को उसी वर्ग के तीसरे वर्ण में चेंज कर दें। यानी क को ग में चेंज करेंगे, क को ज में चेंज नहीं करेंगे, उसी वर्ग का। जैसे क वर्ग में कौन कौन से वर्ण आते हैं, क ख ग घ ङ, तो क वर्ग को ग में ही चेंज करेंगे। च छ ज झ य, तो च को ज, च छ ज जो है ना जहाज वाला ज, जहाज में ही चेंज करेंगे। ट ठ ड ढ ण, तो प्रथम वर्ण क्या है ट, ख दूसरा वर्ण और तीसरा ड, ट को ड में ही चेंज करेंगे। ठीक है। अब क्या शर्त दी गई है, यदि प्रथम वर्ण के आगे कोई भी स्वर हो या तीसरा चौथा व्यंजन हो, कोई सा भी स्वर हो या तीसरा चौथा व्यंजन हो तो उसको तीसरे वर्ण में चेंज कर देंगे। वो कहलाता है जश्यत्व संधि। देखिए दिक् प्लस अंबरः, प्रथम वर्ण है क वर्ग का प्रथम वर्ण, क वर्ग का तीसरा वर्ण बोलो क ख ग, तो किस में चेंज करोगे, ग में। आगे क्या है, स्वर, स्वर है ना, बोला यदि स्वर हो तो तीसरे चौथे में चेंज, तीसरे में चेंज कर दोगे। आगे स्वर है होने के कारण इस क को तीसरा वर्ण में चेंज यानी ग में चेंज करा, तो रूप क्या बना, दिगंबरः। सत क्या आगे क्या है, क ख ग, तीसरा वर्ण है, तीसरा वर्ण है ना क ख ग। हमें बोला तीसरा या चौथा व्यंजन हो या स्वर हो तो इस त को इसी के तीसरे वर्ण में, तो त थ द, त थ द, तो रूप क्या बना, सद्गुरु। दिक् गजः, ग कौन सा वर्ण है, तीसरा वर्ण,
क प्रथम वर्ण, तो क को किसी इसके तीसरे वर्ण में चेंज करेंगे तो ग, दिग्गजः। उत, त कौन सा वर्ण है? प्रथम वर्ण। प्रथम वर्ण के आगे क्या है? चौथा वर्ण। प्रथम वर्ण के आगे चौथा वर्ण, तो इस प्रथम वर्ण को किस में चेंज करेंगे? इसी वर्ग के तीसरा वर्ण। तो त वर्ग का तीसरा वर्ण त था द, किस में चेंज कर दिया? द में, तो बना उद्घाटन। अनुस्वार संधि, मोनुस्वारः, मकार के बाद यदि कोई वर्गीय व्यंजन वर्ण आए, वर्गीय व्यंजन आए तो म को अनुस्वार हो जाता है, बाद में स्वर हो तो अनुस्वार नहीं होता। ऐसे में म को आगे के स्वर में मिलाकर लिख देते हैं, जैसे त्वम करोषि, तो इस म को अनुस्वार में परिवर्तन कर दिया। ठीक है। रामम भजामि, इस म को किस में चेंज कर दिया? अनुस्वार में चेंज कर दिया। त्वम आगच्छ, म को किस में चेंज किया? अब इसके आगे देखो क्या नहीं है? व्यंजन नहीं है। त्वम के आगे व्यंजन नहीं है, तो म को अनुस्वार में चेंज नहीं कर सकते। यदि म के आगे व्यंजन है तो ही म को अनुस्वार में चेंज करेंगे। क्या बोला हमने? यदि म के आगे व्यंजन है तो ही म को अनुस्वार में चेंज करेंगे। स्वर के आगे हो, यदि स्वर आगे हो, हलंत्यम म के आगे यदि स्वर हो तो उसको आप अनुस्वार में चेंज नहीं कर सकते। यदि हलंत्यम म के आगे व्यंजन हो तो ही म को अनुस्वार में चेंज कर सकते हैं। म के आगे यदि कोई भी स्वर हो तो आप उसको अनुस्वार में चेंज नहीं कर सकते। देखो ना, त्वम प्लस आगच्छ, आ क्या है? स्वर, इसलिए मैं अनुस्वार में चेंज हुआ नहीं, मैं यूं का यूं आ गया, त्वम आगच्छ है। फलम आनय है, आनय में क्या था? स्वर, इसीलिए मैं अनुस्वार में चेंज नहीं हुआ। रूप क्या बना? फलम आनय। अनुनासिक संधि, यरो अनुनासिकी अनुनासिक हुआ। यदि किसी वर्ग के प्रथम वर्ण यानी क च ट त प के बाद कोई भी अनुनासिक व्यंजन यानी न्यमंगण नम विद्यमान हो तो प्रथम वर्ण अपने ही पांचवें वर्ण यानी न्यमंगण में बदल जाता है। देखो, प्रथम वर्ण यानी क ख ग घ घ के बाद में क्या आ जाए? गण नम आ जाए, है ना, न्यमंगण नम आ जाए। तो ये जो दिख रहेंगे ना आपको क च ट त प, ये अपने ही वर्ग के पंचम वर्ण में चेंज हो जाएंगे। नहीं समझे मैडम, क्या बोल गए आप? दोबारा बोलो, बोलते हैं तो। देखो, क च ट त और प, इनके आगे यदि ग य ण न म में से कोई सा भी वर्ण आ जाए तो इनको इन्हीं के पांचवें वर्ण में चेंज कर देंगे। यानी क को ग में, च को य में, ट को ण में, त को न में और प को म में बदल देंगे। देखिए, षट मास है, ट वर्ग प्रथम वर्ण, ट का प्रथम वर्ण, बाद में क्या है? अनुनासिक वर्ण, न्यमंगण में से है, तो इस ट को इसी की पांचवें वर्ण में चेंज कर देंगे तो क्या बन गया? षण मास है। वाक प्रथम वर्ण है, क वर्ग का प्रथम वर्ण है, उसके आगे क्या आ गया? अनुनासिक वर्ण आ गया, यानी म आ गया, म आ गया ना, इसीलिए इसको क को इसी के पांचवें वर्ण यानी ग में चेंज कर देंगे। ये ग में चेंज कर दिया, रूप बना वांगमय। वाक्मय थोड़ी ना, वांगमय है, क्योंकि क को उसी के पंचम वर्ण ग में चेंज कर दिया। रीजन, क्योंकि इसके आगे क्या था? अनुनासिक स्वर था, सॉरी अनुनासिक व्यंजन था, स्वर्णी व्यंजन। जगत प्लस नास है, ट वर्ग का प्रथम वर्ण है, आगे अनुनासिक वर्ण है, इसीलिए इस त को इसी के पांचवें वर्ण में यानी न में चेंज करेंगे, रूप बनेगा जगन्नाथ। नेक्स्ट आगे चलिए, विसर्ग संधि। विसर्ग से परे किसी स्वर या व्यंजन के होने पर जो विकार उत्पन्न होता है, यानी विसर्ग के बाद में चाहे स्वर हो चाहे व्यंजन हो, जो परिवर्तन होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। स्वर के आगे स्वर हो तो स्वर संधि, विसर्ग के आगे विसर्ग हो तो, व्यंजन के आगे व्यंजन हो तो व्यंजन संधि। लेकिन विसर्ग के आगे यदि स्वर हो या व्यंजन हो फिर परिवर्तन होता है तो विसर्ग संधि। पहला पढ़िए,
विसर्जनीयस्य सः, यदि विसर्ग के बाद च छ श हो। हमने आपको एक बार बताया था, कहाँ पढ़ा रहे थे हमें याद नहीं है, तब हमने आपको बताया था कि यदि दंत्य स के आगे दंत्य स हो तो दंत्य स में परिवर्तन हो जाता है। तालव्य श को कैसे परिवर्तन करेंगे, मूर्धन्य श को कहाँ परिवर्तन करेंगे, शायद अव्यय में बताया था हमने आपको ना, किसी न किसी का उदाहरण देते हुए। तो वो देखिए, हमने कहा था कि जब संधि पढ़ोगे ना, विसर्ग संधि, तब कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो आज आपको वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि कहाँ दंत्य स का प्रयोग होगा विसर्ग के स्थान पे, कहाँ मूर्धन्य श का प्रयोग होगा और कहाँ तालव्य श का प्रयोग होगा। दंत्य स यानी स्लेट, मूर्धन्य श यानी षटकोण और तालव्य श यानी शंजम। ये उच्चारण स्थान के समय हमने स्पष्ट किया था। देखिए, यदि विसर्ग के बाद च छ श हो तो विसर्ग का श, त थ स हो तो श, तथा त थ स हो तो विसर्ग का स और ठ ठ श हो तो विसर्ग का श। देखिए, च छ किस में आते हैं, तालव्य में, तालु में आते हैं ना, इनका उच्चारण स्थान तालु में ना, इचु यश नाम तालु, इसलिए इसको किस में चेंज किया, तालव्य श में। त थ का उच्चारण स्थान दंत, इसीलिए इसको किस में चेंज करेंगे, दंत्य स में। त ठ का उच्चारण स्थान मूर्धा, इसलिए इसको किस में चेंज करेंगे, मूर्धन्य श में। बालः चलति, तो च का उच्चारण स्थान तालु, तो यहाँ पे क्या आएगा, तालव्य श। धनुः प्लस टंकार, ट का उच्चारण स्थान मूर्धा, तो यहाँ पे विसर्ग के स्थान पे मूर्धन्य श। त का उच्चारण स्थान दंत, तो श के स्थान, ये विसर्ग के स्थान पे दंत्य स। निहि प्लस चय है, च का उच्चारण स्थान तालु, तो विसर्ग के स्थान पे तालव्य श। ठ का उच्चारण स्थान मूर्धा, तो ठगः का जो विसर्ग है इसके स्थान पे मूर्धन्य श। थ का उच्चारण स्थान दंत, तो इस विसर्ग को किस में चेंज करेंगे, दंत्य से। बालः प्लस चलति बराबर बालश्चलति, धनुः प्लस टंकार बराबर धनुष्टंकार, यशः प्लस तनोति बराबर यशस्तनोति, निहि प्लस चयः बराबर निश्चयः, ठगः प्लस ठगति बराबर ठगश्ठगति, भवतः प्लस थुकार बराबर भवस्तुकारः। नेक्स्ट, अतोरोर प्लूतात प्लूते हशीच, यहाँ विसर्ग से पहले रस्व अ हो और बाद में रस्व अ या किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा अक्षर या य व र ल हो तो विसर्ग उ को उ हो जाता है। यथा उपयुक्त सूत्र के द्वारा उ का पहले होने वाला अ के साथ मिलाकर गुण करने पर ओ हो जाता है। बाद में यदि अ हो तो उस अ का लोप हो जाता है और उस उ के बाद लोप सूचक चिन्ह अवग्रह लग जाता है। एक बार डेफिनेशन फिर से पढ़ते हैं। वैसे जब एग्जाम्पल करोगे भी जो नीचे का हम पढ़ेंगे, ये पढ़ते ही हमें सारा समझ में आ जाएगा। फिर भी एक बार पढ़ लेते हैं। जहाँ विसर्ग से पहले रस्व अ हो, बाद में रस्व अ या किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा अक्षर या य व र ल हो तो विसर्ग उ हो जाता है। उपयुक्त सूत्र के द्वारा उ का पहले वाले अ के साथ मिलाकर गुण करने पर ओ हो जाता है। बाद में यदि अ हो तो उस अ का लोप हो जाता है। उ के बाद का लोप सूचक चिन्ह अवग्रह लग जाता है। पहला अ अवग्रह, अ होने पर प्रथम अ और विसर्ग के स्थान पर ओ तथा दूसरे अवग्रह को पूर्व रूप हो जाता है। देखिए, क है, क के बाद में विसर्ग है, विसर्ग के बाद में क्या है, अ, विसर्ग के बाद में क्या है, अ। ठीक है, तो जो ये विसर्ग है, इस विसर्ग को आप किस में चेंज कर देंगे, ओ में। ठीक है, विसर्ग के स्थान पे ओ और ओ के बाद में इस अ को अवग्रह में चेंज कर देंगे। बस इतना से ध्यान रखना है कि विसर्ग को ओ में चेंज करना है, लेकिन किस कंडीशन में, यदि विसर्ग के बाद में क्या हो, अ हो। यदि विसर्ग के बाद में अ हो, विसर्ग के बाद में अ हो तो विसर्ग को ओ में परिवर्तन कर देंगे तथा अ को अवग्रह चिन्ह में परिवर्तन कर देंगे। विसर्ग के बाद, विसर्ग से पहले भी अ हो और विसर्ग के बाद में भी अ हो। देखो कहाँ में क्या है, अ, विसर्ग से पहले भी अ है, विसर्ग के बाद में भी अ है, तो विसर्ग को किस में चेंज किया, ओ में, और इस अ को अवग्रह में। रामः में क्या है, अ,
तो विसर्ग से पहले अ, विसर्ग के बाद में अ, तो विसर्ग को किस में चेंज किया? ओ में, और अ को अवग्रह में। पुरुषः, श में अ, तो विसर्ग से पहले भी अ और विसर्ग के बाद में भी अ, इसीलिए विसर्ग को ओ में परिवर्तन किया तथा अ को अवग्रह में। तो कह प्लस अपि बराबर को अपि, पुरुषः प्लस अयम बराबर पुरुषोऽयम्, रामः प्लस अत्र बराबर रामो अत्र, देवः प्लस अपि बराबर देवो अपि। यदि विसर्ग से पहले अ और बाद में अ को छोड़कर कोई भी अन्य स्वर हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है। विसर्ग से सूर्यः, विसर्ग से पहले क्या है? अ और बाद में कोई सा भी स्वर, तो विसर्ग का लोप हो गया। विसर्ग से पहले अ और विसर्ग के बाद में कोई सा भी स्वर है तो विसर्ग का लोप हो गया। विसर्ग से पहले यदि रस्व अ हो और बाद में भी रस्व अ हो तो विसर्ग को ओ तो बाद वाले अ को अवग्रह चेंज कर दिया। लेकिन अ के बाद में विसर्ग हो, यानी विसर्ग से पहले अ हो और बाद में यदि कोई सा भी स्वर हो तो विसर्ग को ही गायब कर देते हैं। थर्ड पढ़िए, यदि विसर्ग से पहले अ आए तथा विसर्ग के बाद प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण या य, र, ल, व हो तो विसर्ग से पहले अ दोनों को ओ आदेश हो जाता है। जैसे रामः प्लस गच्छति तो विसर्ग को ओ आदेश हो गया, यशः को यशो आदेश हो गया। देखिए ग क्या है? व्यंजन, डा क्या है? व्यंजन, न क्या है? व्यंजन, और ग क्या है? व्यंजन। इसीलिए इन दोनों को किस में चेंज कर दिया? ओ में। विसर्ग को किस में चेंज कर देंगे? ओ में। रामो गच्छति, यशः प्लस दा बराबर यशोदा, बालः प्लस नमति बराबर बालो नमति, मनः प्लस गतः बराबर मनोगतः। नेक्स्ट पढ़िए, यदि आ के बाद विसर्ग हो और उसके बाद कोई भी स्वर या किसी भी वर्ग का प्रथम, तीसरा, प्रथम, द्वितीय, तृतीय अक्षर हो को छोड़कर अन्य अक्षर यानी या य, व, र, ल हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है। जैसे छात्रः प्लस आगच्छति तो छात्रा गच्छति, विसर्ग गायब। नराः प्लस हसन्ति, विसर्ग गायब, नराः हसन्ति। छात्राः प्लस अपि, विसर्ग गायब, छात्रापि। पराः प्लस इच्छन्ति, विसर्ग गायब, परा इच्छन्ति। ठीक है, यानी क्या आना चाहिए? स्वर या य, व, र, ल हो, य, व, र, ल हो। विसर्ग के बाद कोई भी स्वर या य, व, र, ल हो तो विसर्ग को गायब कर देते हैं। ठीक है, विसर्ग के बाद कोई सा भी स्वर हो तब भी हमने विसर्ग गायब किया था। सेकंड वाले में देखो, है ना, विसर्ग के बाद में अ को छोड़कर कोई सा भी स्वर हो तब भी हमने विसर्ग को गायब किया था। अब चौथे वाले में हमने बोला कि विसर्ग के बाद में यदि कोई सा भी स्वर हो या ह, य, व, र, ल, ह हो तो भी विसर्ग को गायब कर देंगे। नेक्स्ट, ईचो यशी, ईचो अशी विसर्गस्य रह, अर्थात यदि विसर्ग के पहले अ तथा आ को छोड़कर कोई भी स्वर हो और विसर्ग के बाद स्वर या वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा अक्षर या य, र, ल, व, ह हो तो विसर्ग के स्थान पर र हो जाता है। यदि र के बाद स्वर होता हो तो र स्वर में मिल जाता है, अन्यथा आगे लिखे व्यंजन के ऊपर लिखा जाता है। जैसे देखो, कवि ही प्लस आगत है, क्या है? स्वर, विसर्ग के आगे स्वर, तो विसर्ग को किस में चेंज किया? र में। किस में? र में। र हलंत्यम है, र में मिला आ, बन गया रा। गौ प्लस गतः, गहु विसर्ग दिखाई नहीं दे रहा आपको, इसमें विसर्ग लगा लीजिएगा। गहु प्लस गतः, तीसरा वर्ण है, ठीक है ना, तीसरा वर्ण होने के कारण विसर्ग को र में चेंज किया और किस में ऊपर लग गया? नेक्स्ट, यानी र के बाद में कौन सा व्यंजन है? ग, तो र ग पे चढ़ गया। इसी प्रकार निहि प्लस गतः बराबर निर्गतः, कवि प्लस गतः बराबर कबीरगतः, निहि प्लस धन बराबर निर्धन है। चौथा वर्ण है त, थ, द, ध, तीसरा, चौथा, पांचवा बोला ना तो र में चढ़ गया। और इसी तरह का बहिर्देशः का बहिर्देशः बन गया। नेक्स्ट,
रोरी लोपे पूर्वस्य दीर्घवर्ण, अर्थात यदि र के बाद र हो तो पहले र का लोप हो जाता है, उसके बाद पूर्व र का दीर्घ हो जाता है। देखिए निर पहले र है, बाद में भी र है, पुनर में भी पहले र है, बाद में र है, निर में भी र, रोग में भी र, भानु भानु बना था तो इसमें भी र और इसमें भी र। तो क्या करेंगे, भानु र विसर्ग, विसर्ग के बाद में र बनेगा, भानुर बन जाएगा। तो निर को पहले वाले र का क्या करेंगे, लोप, इस वाले र का लोप, और ये जो छोटी ई है ना, इसमें दीर्घ ई है, सॉरी ऋस्व ई है, इसको दीर्घ ई आदेश कर देंगे। र का लोप, निर के र का लोप, निर के र का लोप कर दिया तथा नी की ऋस्व मात्रा को दीर्घ मात्रा में चेंज कर दिया, बना नीरस है। पुनर्प्लस रमते, र का लोप, र का लोप, अब न को दीर्घ करेंगे तो आ बना पुनः रमते, निर के र का लोप और दीर्घ किया निरोग है। भानु में से र का लोप किया, नु जो ऋस्व था इसको दीर्घ किया, बना भानु राजते। क्लियर हो गया? हाँ, एक बार वो रिवीजन करवा दे क्या विसर्ग संधि का, विसर्ग विसर्ग करवाते हैं, ठीक है। देखो इसमें क्या बोला आपको, आगे विसर्ग के बाद में उसी के उच्चारण स्थान का श का प्रयोग करेंगे, यानी च च हो तो श, तालव्य श, ठीक है। मूर्धन्य टैठ हो तो मूर्धन्य शकार, दंत्य तैथ हो तो दंत्य सकार। इसमें बोला इसके जो चार रूप हैं, पहले वाले में बोला यदि विसर्ग से पहले भी अकार हो और विसर्ग के बाद में भी ह्रस्व हो तो विसर्ग को ओ तथा बाद वाले अकार को अवग्रह में चेंज कर देंगे। दूसरे वाले में बोला यदि ह्रस्व आकार को छोड़ के कोई सा भी स्वर आए तो विसर्ग को गायब कर देंगे। थर्ड वाले में बोला कि यदि आकार हो, विसर्ग से पहले ह्रस्व आकार हो और उसके बाद में तीसरा चौथा पांचवा या यर लव हो तो विसर्ग को आदेश कर देंगे। चौथे में बोला कि यदि विसर्ग के बाद में क्या हो, आकारांत विसर्ग के बाद में, आकारांत विसर्ग के बाद में यदि स्वर हो या कोई सा भी यर लव हो, है ना, यर लव हो तो विसर्ग को गायब कर देंगे। इसमें पढ़ा हमने विसर्ग हो और विसर्ग के बाद में यदि कोई सा भी स्वर या तीसरा चौथा पांचवा या यर लव है हो तो विसर्ग को र में परिवर्तन कर देंगे। इसमें बोला कि यदि दो र हो, यानी प्लस दो पद है ना, पूर्व पद का अंतिम वर्ण र हो और उत्तर पद का पूर्व वर्ण भी र हो तो पहले वाले र का लोप करके उससे पहले जो स्वर है उसको दीर्घ आदेश कर देंगे। आई होप अच्छे से संधि क्लियर आ गई होगी, क्लियर हो गई होगी। अग्रिम कक्षा में हम अभ्यास प्रश्नों के साथ मिलते हैं। आप इसका आराम से रिवीजन कीजिएगा, आराम से इसको पढ़िएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं अच्छे से समझ में आई होगी। धन्यवाद।